Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। अभी तक हम सभी ने फंडामेंटल राइट तक देख लिया था, ठीक है। तो हम जानना चाहेंगे कि फंडामेंटल राइट जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है, फॉलो किया गया किस कंट्री से। सोनल बताओ। USA, sir. वेरी गुड। इसका प्रोविजन कहाँ पे है? जी इसका प्रोविजन कहाँ पे है, किस पार्ट में है, कहाँ से कहाँ तक है? पार्ट 3 कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। चलो बढ़िया है। कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो केवल सिटीजन को अवेलेबल है? बता चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। कल की क्लास अगर देखी होंगी, कल भी बताया था, परसों भी बताया था। मतलब सर हम बताएं। नहीं, सोनल बताएगी। रेगुलर क्लास क्यों नहीं कर रही है? और क्लास में जी लिंक भेजा भी, अगर क्लास की होती, वीडियो देखी होती तो कई बार कल पूछा गया था। कौन कौन से मतलब फंडामेंटल राइट है जो केवल सिटीजन का अवेलेबल है? 14 15 14% का अवेलेबल नहीं है? नहीं 15 16 फिर क्या नाम से 19 29 30। हाँ, वेरी गुड। और 19 में जो 6 राइट हैं, 19 में जो 6 राइट दिए हुए हैं वो राइट बता दो, फिर मैं अगला शुरू करता हूँ। जी सर। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, सर संगम, मुझे संघ बताना या रुकिए, बताने दीजिए इन्हीं को। अगर बता रही हो तो संगम बताने दीजिए। संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी का, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का, निवास करने का और बस जाने का और तथा वो मृत्यु विजीविका का अधिकार। चलिए बढ़िया, ये सब तो याद है आपको। अब पूरा तो सब कुछ हो गया, और एक चीज़ और हमें पूछना था, जो किस चीज केस में बोला गया कि जो जिसके पास 2 से अधिक बच्चे रहेंगे उन्हें मतलब चुनाव लड़ने से रोका गया, किस केस में बोला गया? मतलब 2 जावेद से, वर्सेस हरियाणा राज्य। चलिए यार, तो है बहुत ही फेमस केस है, अनुच्छेद 14 पे है, ठीक है। जी अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। आज का टॉपिक है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मैं पहले आता हूँ डीपीएसपी पे। डीपीएसपी में पहला क्वेश्चन पूछता है, डीपीएसपी का प्रोविजन कहाँ पे है, संविधान के किस पार्ट में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ठीक है। तो ये जो है संविधान के पार्ट 4 में है, और आर्टिकल कहाँ से 36 से लेके 51 तक है, ठीक। यहाँ तक हो गया। फिर पूछता है कि ये जो है डीपीएसपी जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, बताएगा कोई? आयरलैंड। हाँ, आयरलैंड से सर। आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है, इतना पूछता है यहाँ से। फिर पूछता है कि एक स्टेटमेंट पूछता है इसे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है डीपीएसपी जो है वो संविधान की सोल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल मैंने कल बता रहा था ना, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल जो है प्रियम्बल है, लेकिन एक स्टेटमेंट है कि डीपीएसपी इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज किसका एक स्टेटमेंट है, पूछता है। एग्जाम में पूछा हुआ है, नेट में भी पूछा हुआ है, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। जो डीपीएसपी है वो संविधान की आत्मा है, जो संविधान के जो सामाजिक दर्शन होते हैं, जो सोशल गोल होते हैं, क्या उसको प्राप्त करना है, उसको वो समाविष्ट करता है, बताता है डीपीएसपी के राज्य को क्या करना चाहिए। इसलिए संविधान की क्या है, आत्मा। एक स्टेटमेंट किसका है पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, सुने आप लोग? ये स्टेटमेंट आप लोग नोट करिए। ग्रेनविल ऑस्टिन किसका है, ग्रेनविल ऑस्टिन स्टेटमेंट किसका है, बताइए आप लोग, किसका स्टेटमेंट है?
बोलिए, अभी बताया उन्होंने। हाँ, ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद से आते हैं 36 में। 36 में किसकी डिफिनेशन दिया हुआ है बताओ मोहिनी? स्टेट के। स्टेट की डिफिनेशन दिया गया है। उसके बाद से एक प्रश्न आता है कि जो डीपीएसपी है, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट अगर को इन्फोर्सेबल नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट जो है, जो हम 12 से लेकर 35 तक पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट जो जिसमें प्रोविजन 14 से लेकर और 32 तक है ना, 6 राइट हैं, उसका अगर वायलेशन होता है, राज्य अगर वायलेशन करता है, तो हम इसको इन्फोर्स करा सकते हैं। इन्फोर्स करा सकते हैं ना मोहिनी? फंडामेंटल राइट को अगर स्टेट जो है वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, सिटीजन को, पर्सन को जो राइट सिटीजन को मिला है, जो राइट पर्सन को मिला है, नहीं देता है, तो सिटीजन या पर्सन जो है उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट 226 में जाकर उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो क्या डीपीएसपी भी अगर इन्फोर्सेबल नहीं होता है, तो क्या इसको इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है? बताओ, नहीं मेरा कराया क्वेश्चन बताओ। नहीं करा सकते। नहीं कराया जा सकता सर। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 37 बता रहा है। हाँ, 37 में लिखा हुआ है कि जो है डीपीएसपी है, इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। और 21 केस में कहा गया था, 21 केस में कहा गया था डीपीएसपी जो है इन्फोर्सेबल नहीं है। 37 में तो है ही है, केस लॉ में भी बताया गया था कि डीपीएसपी जो है इन्फोर्सेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि एक निर्देशात्मक सिद्धांत है, मतलब गाइडलाइन जारी करता है राज्य को कि आपको ये करना है, लेकिन अगर राज्य उसको फुलफिल नहीं करता है, तो कोई सिटीजन जो है उसको इन्फोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। बस यही है कि 5 साल बाद जो है जब चुनाव आएगा, तो चुनाव में भाई उसको वोट नहीं करेगा वो, क्योंकि जो हमारा डीपीएसपी है उसको हमारा राज्य जो फुलफिल नहीं करा रहा है। तो लिखा हुआ है, आप 37 पढ़िए। 37 क्या लिखा हुआ है मोहिनी? पढ़ो 37, पूरा याद होना चाहिए। The इसका लाइन ही provision पूछता है। contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. हाँ, मेकिंग लॉ बनाने, मतलब लॉ बनाते समय जो स्टेट है उसको अप्लाई करेगा, लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। और एक 21 केस में भी कहा गया, इस केस में कहा गया आपको स्टेट ऑफ मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम दोराईराजन का केस आप लोग पढ़े हैं आप लोग? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन, बहुत ही फेमस केस है, नाम पढ़े हैं आप लोग? 1951 का केस है, पढ़े कि नहीं आप लोग? जी सुनना। Yes, sir. इस केस में ये बोला गया था कि जो डीपीएसपी है, और इसी केस में बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट हैं डीपीएसपी पे क्या होंगे, प्रिविलेज करेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल राइट जो है डीपीएसपी पे प्रिविलेज करेंगे, मतलब अधिभावी होंगे, अगर दोनों में टकराव होता है तो किसको जो है ज़्यादा परिचय दिया जाएगा, तो इस केस में बोला गया कि फंडामेंटल राइट को परिचय दिया जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है, दोनों किसी को परिचय नहीं दिया जाएगा। दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के संपूरक बोला जाता है ना, एक दूसरे के पूरक फुलफिल करने वाला। फंडामेंटल राइट हुआ और डीपीएसपी हुआ, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पूरक कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, बना रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, कोई किसी पे परिचय नहीं दिया जाएगा। लेकिन चंपाकम दोराईराजन का जो केस था, उसमें किसको परिचय दी गई, किसको प्रिविलेज दिया गया, बताओ मोहिनी? फंडामेंटल राइट को। हाँ, फंडामेंटल राइट को वहां पे
प्रिविलेज दिया गया। कहा गया कि अगर दोनों में टकराव होता है डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में, तो वहां पे फंडामेंटल राइट को प्रिविलेज दिया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, किसी को प्रिविलेज दिया जाएगा? किसी को प्रिविलेज दिया जाएगा? बताओ सोनल। नहीं दिया जाएगा, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। किस केस में कहा गया ये बात? किस याद नहीं है? नहीं याद है? इतना फेमस केस है, अभी नाम बताएंगे तो तुरंत आप कहोगे हाँ सर याद था। बताइए बात किस केस में कहा गया मोहिनी? उस केस के बारे में हर बच्चा जानता है, बताओ उस केस का क्या नाम है मोहिनी, जिसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी एक दूसरे को फुलफिल करते हैं, कोई एक दूसरे को मतलब उसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई एक दूसरे को मतलब विरोधी नहीं है, या कोई एक दूसरे को प्रिविलेज नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। एक दूसरे मिनर्वा मिल्स में नहीं, मिनर्वा मिल्स में नहीं, सबसे पहले जो प्रिंसिपल आया था बोला गया था कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में बोला गया था। किसमें बोला गया था? जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर आया था ना, इसी केस में तो मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दोनों क्या हैं। मैं अभी इसका फोटो भी भेज दे रहा हूँ आपको ग्रुप में, अभी तुरंत भेज दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों भेज दे रहा हूँ, तब आप समझ में आएगा आप लोगों को क्या लिखा हुआ है। हिंदी वाला चला गया, इंग्लिश वाला भेज रहा हूँ। देखा साफ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो अभी मैं क्लास के बाद भेज दूंगा, जल्दी में खींच रहा हूँ ना, जल्दी में खींच रहा हूँ इसलिए। आया है नहीं साफ? आ गया क्लियर। हाँ इसमें देख रही हो केशवानंद भारती केस बोलेगा कभी? अब आपसे पूछा जाएगा कि दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, कोई एक दूसरे को विरोधी नहीं है, किस केस में कहा गया? क्या बताओगे मोहिनी, क्या बताओगे? सर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हाँ, इस केस में कहा गया कि कोई भी एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के कंप्लीट करते हैं, पूरक हैं। अब आते हैं इस पे जो है, अब एक और केस इसमें है, एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन। इस केस में कहा गया कि जो ये निर्देशात्मक सिद्धांत है, प्रिंसिपल गाइडलाइन है, अब जो है असंक्राय में मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, जो स्वयं परिवर्तनीय हो गया। यानी कि अब ऐसे अधिकार हैं जिसको जो है जैसे कि अब ये क्या लिखा है 37 में लिखा है कि इस पे लॉ बनाया जा सकता है, मतलब कि इन्फोर्सेबल नहीं होगा, लेकिन विधि बनाने में इन तत्वों को क्या किया जाएगा, समावेश किया जाएगा। तो इस केस में कहा गया कि अब जो है लगभग जो है इस पे सरकार जो है एक्ट बना चुका है। मान लो कोई डीपीएसपी है, उसको अगर एक्ट बना दिया गया है तो डीपीएसपी को तो उसको इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक्ट को तो इन्फोर्सेबल किया जा सकता है ना, बताओ मोहिनी। जैसे कि अभी जो है आप देखोगे 40 देखोगे, आर्टिकल 40 में क्या है, सीधे पूछता है, बताओ कोई बताएगा 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में 40 सर ग्राम पंचायतों का ग्राम संगठन है। पंचायत। हाँ, तो आप देखोगे कि ग्राम पंचायत के लिए पंचायती राज अधिनियम एक्ट बना है कि नहीं बना है? हर राज्य में, यूपी में 1947 का है, बना है, एमपी में भी बना है, हर राज्य में बना है कि नहीं बना है? तो 40 को देखा जाए तो एक्ट बना के इन्फोर्सेबल कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया, बताओ, बोलो आप। एक्ट बन गया है कि राज्य जो है, बोलो ना जी इस तरह से देखो। 44 देखो, 44 में क्या है, इतना चर्चा के विषय है 44, इतना ज्यादा इसमें मतलब 44 जो है चर्चा में है, फिर भी आप लोग भूल जा रहे हैं 44 में क्या है, क्या है 44 में,
हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कहाँ का लागू है इंडिया में? उत्तराखंड में। सर उत्तराखंड में तो है। उत्तराखंड में तो फर्स्ट अभी हुआ है। सबसे पहला राज्य जो यूसीसी लागू किया, सबसे जहाँ पहले से लागू था, गोवा में। गोवा गोवा ऐसा में। स्थित है, पहले ये पुर्तगाल के अधीन था, तो शुरू से ही यहाँ पे यूसीसी लागू है। अभी उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले से लागू है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे किसका शासन था गोवा में, बताओ? पुर्तगालियों का। हाँ, पुर्तगालियों का शासन था। जब पुर्तगालियों का शासन था तभी से वहाँ पे यूसीसी लागू था, ठीक है? तो गोवा, अब मान लो अभी देख रही हो यूसीसी की मांग जो है नेशनल स्तर पे चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कानून बनाए। मांग चल रही है, चल रही है मांग, डिमांड हो रही है जी सरकार से कि यूसीसी जी। अब यूसीसी पे क्या होता है यूसीसी, कैसे क्या होता है, इस पे एक पेज का लेख है हमारे पास, उसको भी मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, तो उसको आप लोग यूसीसी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं 36 हो गया, आपको समझ में आ गया? 37 समझ में आ गया? केस ला के सहित समझ में आ गया? बोलो, जल्दी जल्दी पढ़ाना है मुझे, समय नहीं है। 36 में स्टेट की डिफिनेशन है, और 37 क्या कहता है कि ये क्या होगा, इन्फोर्सेबल नहीं होगा, लेकिन जो शासन होगा, गवर्नमेंट होगा, उसमें मूलभूत होंगे, और लॉ बनाते समय राज्य क्या करेगा, इसको देखेगा, ध्यान रखेगा इसका, इसी के अकॉर्डिंग राज्य जो है लॉ बना सकता है। 36 37 समझ में आ गया? बोलो। जी सर। हाँ, और कहाँ से लिया गया है? शोभा बताओ कि कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी? आयरलैंड से। शोभा बताएगी, बताओ शोभा, बोलो जी। अच्छा विवेक तुम बताओ, कहाँ से लिया गया है? राज्य के निजी निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आवाज नहीं आ रही है? मोनिका तुम बताओ। आयरलैंड। हाँ, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और जो है किस केस में बोला गया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अगर कोई भी कंट्रडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है, तो वहां पे फंडामेंटल राइट जो है प्रिविलेज करेगा। किस केस में कहा गया मोहिनी, किस केस में कहा गया कि प्रिविलेज करेगा फंडामेंटल राइट? सर स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन। हाँ, अब किस केस में कहा गया कि दोनों एक दूसरे के सर पूरक हैं, एक केशवानंद दूसरे भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हाँ, तो 36 37 हो गया ना। अब आते हैं 38 पे। 38 जो क्या कहता है, स्टेट सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल। हम जानते हैं कि इंडिया क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है, तो इसमें 3 प्रकार की जस्टिस की बात कर रहा है। सामाजिक व्यवस्था करने के लिए आज कितने प्रकार की जस्टिस बनाएगा? पिरेम्बल जी भी जब हमें पढ़ाया था, वहां पे भी मैंने 3 टाइप्स के जस्टिस बताए थे। कौन कौन बताए थे मोहिनी जस्टिस? कौन कौन से जस्टिस बताए थे? सर सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। हाँ, वही जस्टिस यहाँ पे भी है, ठीक है। और इसका जो है, अब जो आपसे पूछा जाएगा, जो हम सोशलिस्ट पढ़ते हैं ना, सामाजिक, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे ना, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, सॉरी सोवरन सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म बनाएंगे ना। जो सोशलिज्म है उसका कंसेप्ट कहाँ पे है, किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? जो समाजवाद है ना, सोशलिज्म, वो कहाँ पे है? 38 सर आर्टिकल। 38 के किस में है? सब सर क्लास 2 क्लोज। देखो, हाँ सब क्लास 2 देखो, सब क्लास 2 में क्या लिखा है? जी। जो इनकम होती है, समाजवाद के कंसेप्ट में क्या होता है, जो समाजवाद में देखते हो आप कि जो इनकम होती है उसमें क्या होती है, उसमें जो है इनइक्वलिटी नहीं पाया जाता है, इक्वलिटी पाया जाता है। ये कह रहा है कि राज्य क्या करेगा, जो आय है ना, इनकम है ना, उसकी इनइक्वलिटी को, इनइक्वलिटी को क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच, जबकि विभिन्न व्यवसाय में जो बिजनेस कर रहे हैं उनके भी व्यक्ति संस्थाओं में, उनके भी व्यक्ति बीच जो है, बना लेंगे हम।
तो जो है क्या बोलता है कि वहां पे भी वो असमानता जो भी इनइक्वालिटी है उसको खत्म करेगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? बताओ। 38 के क्लोज टू में। क्लास 2 में लिखा हुआ। इस पे केस है, केस का नाम नोट करिए, एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन। इस केस में कहा गया कि इसमें जो सोशल जस्टिस है ना, उसमें प्रत्येक सिटीजन की जो पर्सनालिटी है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो दिया गया है। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो कहाँ पे दिया गया है? अब आपसे पूछा जाएगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिटीजन के जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कहाँ पे दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है डीपीएसपी के? क्या बताओगे आप? बताओ अंजलि, क्या बताओगे? सर 38 में। हाँ 38 बताओगे। किस केस में ऐसा कहा गया? उस केस का क्या नाम है? सर एयर इंडिया स्टैट्यूटरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है जी, एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन। यूनाइटेड ओके सर। यूनाइटेड लेबर इंडियन। इंडिया नहीं, लेबर यूनियन। लेबर यूनियन नहीं होता है जो लेबरों का Yes, यूनियन sir. होता है, हर चीज का यूनियन बनता है ना, जैसे हम लोग का बार एसोसिएशन है, उसी तरह लेबर भी अपना यूनियन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? कंपनी में हर कंपनी के जो भी लेबर है वो अपना एक यूनियन बनाते हैं, तभी तो हड़ताल पे चले जाते हैं। यूनियन आज हड़ताल पे है, देखती हो बस वालों का अलग यूनियन होता है, जो एम्प्लॉय है उसके, देखती हो हर लोग अपना यूनियन बनाते हैं। ओके सर। हाँ, इस सर केस ये में केस कहा का गया था नेम कि वापस बोल दीजिए ना एक बार। बोल रहा हूँ कि ये कह रहा है कि जो ये आर्टिकल है ना, इसमें जो है जो सोशल जस्टिस के लिए जो भी एसेंशियल एलिमेंट है सिटीजन के लिए, सिटीजन को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, सिटीजन को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए जो भी एसेंशियल एलिमेंट चाहिए वो कहाँ पे दिया गया? वो इस आर्टिकल में दिया गया है 38 में। किस केस में बोला गया था? एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन, AIR 1997। ये कब का केस है? 1997 का केस है। इसमें ये बोला गया, हिंदी में बता रहा हूँ, इस अनुच्छेद के अधीन अंतर्निहित सामाजिक न्याय में प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व के कर्मी विकास के लिए आवश्यक विभिन्न सिद्धांत जितने भी सिद्धांत हैं सब शामिल हैं, और सामाजिक न्याय अंतिम अंग है। जो समाज सोशल जस्टिस है ना, वो इसका क्या है? लास्ट गोल है। सोशल जस्टिस ही इसका गोल है। ठीक है, अब आ जाओ। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे सर्टन प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल पॉलिसी है जिसको इस चीज को फॉलो करना है, कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 39। हाँ 39 में दिया गया है। 39 में जो है टोटली जो है 6 प्रिंसिपल दिए गए हैं। कितने प्रिंसिपल दिए गए हैं? 6 प्रिंसिपल दिए गए हैं। कितने प्रिंसिपल दिए गए हैं? इसको 6 को आपको सीरियल से याद करना है। पूछता है एग्जाम में। बच्चे तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन जो है सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ऑफ टू बी फॉलो बाय द स्टेट, इसमें कितने प्रिंसिपल हैं जिसको फॉलो करना है स्टेट को? बताओ मोहिनी, कितने प्रिंसिपल हैं? सर 6। फंडामेंटल राइट कितने हैं? सर 6 ही हैं। 91 में कितने वो है राइट्स हैं? सर 6। हाँ, तो जहाँ जहाँ 6 है ना, सब कुछ याद करा दिया। भूलेगा यहाँ भी 6 है। 6 को सीरियल से याद करना है। फंडामेंटल राइट को सीरियल से याद करना है। 19 में जो 6 राइट हैं उसको भी सीरियल से याद करना है। यहाँ भी जो 6 हैं उसको भी सीरियल से याद करने हैं। तो पहले मोहिनी आप फंडामेंटल राइट सुना दो, 1 मिनट में तीनों सुना दो, फिर इसको मैं बताता हूँ। दोनों सुना दो 1 मिनट में, बोलो, देख के याद है, बताओ। जी सर, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल में सुनना है, विद आर्टिकल। जी, राइट टू इक्वलिटी सर आर्टिकल 14 to 18। जी फिर सर राइट टू फ्रीडम है 19 to 22। जी जी सर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। जी हाँ सर, वो है 23, 24। और सर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो 25 से 28 तक है सर। जी और सर मतलब वो
राइट टू एजुकेशन, क्या राइट टू एजुकेशन भी है ना सर? राइट टू एजुकेशन तो 21A है, वो अलग ही है, वो उसी में है। वो जो हम फिर वो स्वतंत्रता पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, उसी में जी 21A में है। जो सर लास्ट आपने आपने अभी 4th फंडामेंटल राइट बताया हमें, 6 जी फंडामेंटल राइट है, फिर 5वां फंडामेंटल राइट क्या है, हमें याद होना चाहिए क्लास में, जुबान पे जी याद सर, होना भूल चाहिए। गई सर लास्ट वाले दोनों। मोनिका तुम बताओ, जो दोनों छोरी है वो बताओ, मोनिका बताओ, तुम बताओ, अंजलि तुम बताओ, क्या छोरी हैं हम? सर इन्होंने इन्होंने एक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट छोड़ा है, जी और एक सर रेमेडीज जो रेट वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोला कॉन्स्टिट्यूशनल जाता है उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोला रेमेडीज। जाता है। मोहिनी आपने क्या छोड़ा, याद रहेगा? क्या जी छोड़ा, जी जी सर, क्या रहेगा? सर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ बोलेगा, मैं इसलिए पूछता हूँ। अब आप 1901 में जो 6 राइट हैं वो बता दो, फिर मैं इस पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ जितना पढ़ाओ ना उसको लाइफ टाइम याद रखो, कभी भूले मत। यहाँ बोलने से आपको याद रहेगा, बोलोगे ऐसी बहाने याद करोगे कि सर क्लास में पूछेंगे, 5-10 लोग रहेंगे उसमें सर पूछेंगे। सर मुझे बताना है? हाँ आप ही को बताना है, वो तो बता चुकी है, सोनू जी बता चुकी है। जी सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हाँ जी वेरी गुड। 19(1)(a) में। जी 1(b) में है सर असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। यस 1(b) 19(1)(b) में 19 है सर फॉर्म ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वेरी गुड सी में सर डी में है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वेरी गुड ई में है सर ई में है रिसाइड्स एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। वेरी गुड और सर एफ फिर है सर जी, जिसमें है सर प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड वेरी गुड कैरी एनी ऑक्यूपेशन। वेरी गुड। अब आते हैं 939 पे, वेरी गुड, कम से कम आपको सब याद है। अब आते हैं जो प्रिंसिपल है, इसमें जो ए है, ए में देखो कैसे याद करना है। जो मेल एंड फीमेल होंगे, ये सब देखो, डीपीएसपी किसको अवेलेबल है, पर्सन को, सिटीजन को, बताओ मोहिनी, पर्सन को अवेलेबल है सिटीजन को डीपीएसपी? सर सिटीजन को होगा। होगा नहीं है, आप कॉन्फिडेंस में रहो, सिटीजन को जी ही अवेलेबल है, ठीक है, सिटीजन को ही है। एक कह रहा है कि जो मेल और फीमेल जो सिटीजन है उनको जो है, जो क्या बोलता है, लाइवलीहुड होता है ना, जीविका, दोनों को समान अधिकार होगा। जैसे कि जैसे जुडिशरी का फॉर्म आता है, पीसीएस का फॉर्म आता है, आईएएस का फॉर्म आता है, वहां पे सभी को इक्वल राइट मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं? ये थोड़ा ना लिखा रहता है फीमेल नहीं अप्लाई कर सकती हैं। कोई भी फॉर्म आता है वैकेंसी की गवर्नमेंट में, सब में दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बताओ, बोलो बोलो ना जी तो। सर। तो ये कहाँ पे दिया गया है? ऐसा बना है ना रूल कि सबको, मतलब आप फीमेल को स्पेशल प्रोविजन दे सकते हो रिजर्वेशन के थ्रू। जैसे कि बिहार में जाओगे, बिहार में जितनी वैकेंसी आती है फीमेल के लिए, पता है कितना रिजर्वेशन है वहां पे? ऑल इंडिया की फीमेल के लिए आपको बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ, जब भी बिहार की वैकेंसी आए आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, फीमेल को खासकर। फीमेल को वहां पे ऑल इंडिया रिजर्वेशन मिलता है, कहीं की फीमेल हो। बिहार में अगर आप जज का फॉर्म भरती हैं और जो एपीओ का फॉर्म होता है, जो भी मतलब बिहार में वैकेंसी आती है, ऑल इंडिया की फीमेल को वहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है। मतलब आप फीमेल को रोक नहीं सकते हो, इक्वल दोगे या स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल के अंतर्गत बनता है, बताओ मोहिनी? जो राज्य है फीमेल के लिए और चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, बिहार ने बनाया है। अभी हमने देखा कि 106वां संविधान संशोधन भी हुआ है फीमेल के लिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण की बात की गई है महिलाओं के लिए। तो स्पेशल प्रोविजन की बात कहाँ पे किया गया है कि राज्य स्पेशल प्रोविजन देना शुरू कर दिया है? बताओ कहाँ मिला हुआ आपको स्पेशल प्रोविजन? सर आर्टिकल 15(3) में। हाँ 15(3) में जो है स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। तो ये याद रहेगा ना कि जो भी लाइवलीहुड के, मतलब लाइवलीहुड के लिए जो भी मतलब साधन है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उसमें जो है सभी को जो है राइट, इक्वल राइट होगा। वुमेन हो, मेन हो, सभी को क्या होगा? इक्वल राइट होगा। ए में क्या है? इक्वल राइट। मेल फीमेल को क्या है ए में? इक्वल, समान। याद रहेगा कि भूलेगा किसी को?
बताओ, बोलो जी अंजलि। सर याद रहेगा। याद रहेगा ना। ए में क्या है? इक्वल राइट, मेल हो या फीमेल हो सभी जी को सर। लाइवहुड है, मतलब जीवन यापन के लिए जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार रहेगा। ये नहीं कि आप फीमेल हो तो आपको स्पेशल किया जा सकता है, लेकिन आपको बराबरी से नहीं रोका जाएगा। इक्वल तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। इसके बाद से बी में है, क्या है? बी में जो है जो मटेरियल रिसोर्सेज है ना कम्युनिटी, जो मतलब सरकारी संपत्ति संसाधन है, उसका जो है ओनरशिप और कंट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा जिसका जो है कलेक्टिव हित सर्वोत्तम रूप से हो। मतलब कि ये कह रहा है कि जो भी मतलब कि मटेरियल रिसोर्सेज होंगे कहाँ के? कम्युनिटी के, समुदाय के। जो समुदाय मतलब जो समाज है, समाज के जो भी मतलब मटेरियल रिसोर्सेज होंगे यानी भौतिक संसाधन होंगे, उसके ओनरशिप और कंट्रोल ऐसा होगा, इस प्रकार उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि सभी को क्या होगा जाए? कलेक्टिव इंटरेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट मिले सभी को। ये कहां पे दिया गया है? क्लॉज बी सर। क्लॉज बी में। और सी में दिया गया है कि सी में क्या दिया गया है कि इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो जो किसी के लिए वो अहित न हो। ठीक है। वेल्थ ऐसा हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन टू द कॉमन डिटरमेंट, यानी कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्र न हो। यानी कि जो सार्वजनिक साधन है, उत्पादन है, उसका जो व्यवस्था इस प्रकार से हो जो किसी प्रकार का अहित न हो। जैसे कि आप देखती हो, आप सार्वजनिक साधन में रेलवे को जा रहे हो, रेलवे एक सार्वजनिक साधन है। आप देखती हो कि सभी के लिए एक व्यवस्था किया गया है कि जो स्लीपर, एसी, जो पहले से बुक कर लेता है, पहले सब कुछ सुविधा है, जो पहले बुक कर ले पहले आओ पहले पाओ सिस्टम है। ऐसा वितरण है जैसे मान ली टेंडर निकलता है, सब कुछ का एक अलग ही है कि किसी का अहित ना हो, ऐसा किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? 39 के सी में किया गया है। देखो इसमें से दो चीज आपको पूछता है। दो क्या? देखो 29 का ये पूछता, 39 का ये पूछता है और डी पूछता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहाँ पे दिया गया है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहाँ पे दिया गया है? 39 डी। सर क्लॉज डी में। डी में दिया गया है। और एक चीज और है, जो वर्कर है ना, मेन और वुमेन, उनको जो है उनको जो है इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, मतलब आर्थिक आवश्यकता से भी उनका दुरुपयोग न हो। सुकुमारों का, जैसे किशोरावस्था जो होती है, उनको दुरुपयोग न हो, चिल्ड्रन का। ठीक। और ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। ये ई कह रहा है। ई में जैसे कि हम जो 23 या 24 पढ़े हैं ना एफआर में, फंडामेंटल राइट में, सेम वैसा प्रोविजन डीपीएसपी में भी कहाँ मिला हुआ है? बताओ। नहीं बेयर है। ई देखो, ई में वैसे प्रोविजन है। ई पढ़ो 23, 24 देखो। जी सर। इसको रिव्यू किसके साथ पढ़ा जाता है? 23 एंड 24 में। ठीक। जी। बालकों को क्या किया जाएगा? जो चिल्ड्रन होंगे उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो आप इसके लिए देखो 21 ए है राइट टू एजुकेशन। फिर 51 ए का क्या है? जो गार्जियन को बोलता है कि जो अपने चिल्ड्रन होंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, उनको शिक्षा का अवसर देगा। ये जो है, और जो व्यक्तियों के शोषण से नैतिक आर्थिक प्रत्याग की रक्षा की जाएगी। तो ये दोनों जो है ई और एफ वाला जो है, ये आपको 21 ए, 51 ए के और व्यक्तियों के शोषण 23 में भी
इंक्लूड होगा, बालकों का भी यूज हुआ 24 भी आ जाएगा। यानी कि ई और एफ के साथ हमें 23 और 24 भी पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस पे केस नोट करिए। जो चाइल्ड लेबर होता है, चाइल्ड लेबर के लिए केस है एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। इसमें कहा गया था कि जो 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे हैं उन्हें जो है, जो डेंजरस इंडस्ट्री है वहां पे जो है इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ पे उनको नहीं रखा जाएगा। और दूसरा केस हम इसको भी मैंने बताया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसमें बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, गोल है। केस का नाम बता चुका हूँ, अंजलि पढ़ी हो ना? बता चुका हूँ मैं केस का नाम, बताओ पढ़ी हो ना केस का नाम? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? रणधीर सिंह वर्सेस सॉरी यूनियन ऑफ सर, इंडिया। मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बताया था कि इक्वल पे सर रणधीर सिंह वाला केस, रणधीर हाँ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ बताया था ना, इसी में तो बोला गया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो जी है सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। 1982। हाँ 1982 पढ़ा चुका हूँ ना केस। इसमें बोला गया था कि ओके कॉन्स्टिट्यूशनल सर। गोल है। जब 14 पढ़ा रहा था तभी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। ये जो क्या है, ये जो फंडामेंटल राइट नहीं है। आपसे कोई पूछे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या है तो आप क्या बोलोगे? ये फंडामेंटल राइट है? क्या है बताओ अंजलि, क्या है? बोलो मोहिनी, बताओ आप बताओ। सर ये संवैधानिक लक्ष्य बनाया गया है सर इसको, हाँ डीपीएसपी में। हाँ, और जो है इसके लिए 29 के डी के लिए आप देखोगे हर जो स्टेट है वो क्या पारित किया हुआ है इसके लिए। आप देखोगे ना 37 आप जब आप पढ़े हैं तो 37 में क्या बोला है कि लॉ बनाते समय इसको ध्यान रखा जाएगा। तो आप देखोगे कि हर स्टेट पता है एक मिनिमम वेज एक्ट बनाया है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया है, हर राज्य का है। बनाया है कि नहीं बनाया है? जी सर। हाँ तो बोले तो हम कि डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए यदि लॉ बन गया है तो वो इन्फोर्सेबल है। मिनिमम वेज के एक्ट में बोला गया है वहां पे कुशल मजदूर होते हैं, अकुशल मजदूर होते हैं, मतलब स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, इंग्लिश में बोले तो स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, 3 तरह के मतलब एम्प्लॉई हैं। इन तीनों की मिनिमम एजेस बता दिया गया कि इसके हर स्टेट में अलग अलग है। इसमें सबसे ज्यादा मिनिमम एजेस है तो दिल्ली में है। दिल्ली सरकार जो मिनिमम एज है सबसे ज्यादा बना के रखी है। ये 6 हो गया। 6 में आपको जो है ए डी ई एफ ये 4 तो याद ही रखने हैं, और 6 याद रखेगा तो अच्छी बात है। मोहिनी 6 बता दो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। बताओ बोलो बोलो जी, याद होना चाहिए। सर बी और सी नहीं याद है। चलो ठीक, बी और सी इंपोर्टेंट भी नहीं है, बी और सी नहीं भी याद रहेगा, लेकिन उसमें बता इसलिए दिए हैं कि अगर एमसीक्यू में आएगा तो बी सी आप लोग मार लोगे ना कि देखो ए डी ई एफ तो ए है, बी सी तो ए है, 4 याद रहेगा, 2 आपको एमसीक्यू में मार ले जाओगे, एमसीक्यू में कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा ये बताओ ए डी और ई एफ बता दो, ये में क्या है? जी सर, ए में सर इक्वल राइट है। इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट, मतलब सभी को, मतलब जी, हाँ सिटीजन मतलब मैन एंड वुमेन सबको। हाँ, किसके लिए? और सर लाइवहुड के लिए, किसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी? सर लाइवलीहुड के लिए। हाँ जी सर। और सर डी में सर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। जी। और सर ई में जो है वो वर्कर्स और चिल्ड्रेन भी है। जी अच्छा सर, उसको जो है ऐसा काम नहीं दिया जाएगा जो उसके आयु के, उसके स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो। समझ जाओ इसको, अगर सब आसान शब्दों में बोले कि 49 की ई में क्या है, मतलब कि जो लेबर है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। सर आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं मुझे रहा ही हूँ कट मतलब ठीक से नहीं आ रही है। कह रहा हूँ कि तो 39 के ई में एक प्रोविजन है कि मेल हो या फीमेल हो, लेबर हो, तो उन्हें ऐसा वर्क नहीं दिया जाएगा जो उनके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। समझ में आया?
उनके कैपेसिटी हेल्थ के लिए क्या हो, उनके प्रतिकूल हो, अपोजिट हो। ये कहाँ पे है, ई में है। और एफ में क्या है कि रेस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट दिया जाएगा, किसको, बालकों को, जो चिल्ड्रन है उन्हें उन्हें रेस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट दिया जाएगा, जिससे वो क्या करें, उनका हेल्थ डेवलपमेंट हो सके। ये कहाँ पे दिया गया है, बोलो सर 39F में। हाँ, तो ये ई और एफ को मैंने आसान बना दिया। इसको लाइन देखो कितना टफ है, लेकिन मैंने जो बताया उससे आसानी से आप इसको याद कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा पूछता है, इतना पूछा है कि पूछो मत, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कहाँ पे दिया गया है, बताओ, बोलो जी। 39 है सर। 39A। इससे क्वेश्चन पूछता है कि 39A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब इंसर्ट किया गया, बताओ, बोलो सर जी। 42nd अमेंडमेंट से। वेरी गुड। इन विच ईयर, इन विच ईयर, सर 1976। 1976। वेरी गुड, सही है, 1976 का है। और इसको आप लोग याद रखिएगा, इस जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो आप क्या क्या बताओगे। इसमें बहुत ज्यादा ऐड हुए थे, इतना ज्यादा ऐड हुए कि पूछो मत। आपको याद होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड हुआ था, बताओ। अभी इसके बाद से वो भी पढ़ाएंगे, आज वो भी खत्म करेंगे, भले ही आधा घंटा और लेना पड़े क्लास। कब खत्म हुआ था, जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976। हाँ, बहुत चीज जोड़ी गई थी 42nd में, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोला जाता है, संविधान संशोधन को बोला जाता है। तो अंजलि क्या बताओगे, सर 42nd अमेंडमेंट को। हाँ, वेरी गुड। अब हम आते हैं, ये हो गया। एक बात बताओ, ये तो फ्री, आप तो मैंने 37 बताया, 37 में क्या बताया गया है कि डीपीएसपी जो है इन्फोर्सेबल नहीं होगा, और यहाँ पे हम फ्री लीगल एड की व्यवस्था कर लिए, फिर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड सभी सिटीजन को लिए। तो क्या इसके लिए क्या किया गया है, कि कैसे इसको इन्फोर्स किया गया है, बताओगे, बोलो, बताओ जी। मैं तो बताऊंगा ही, किसी को याद है। इसके लिए ये देखो 1976 में इसको ऐड किया गया, और 1987 में एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट का क्या नाम है, किसी को याद है। 1987 में एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट का नाम किसी को याद है, बताओ। नो सर। नालसा का नाम सुने आप लोग, नालसा का नाम सुने आप लोग, जी सर। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इस एक्ट के तहत ही मैंने बताया तो आपको 37 क्या कहता है कि इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, लेकिन इसको जो है राज्य जो स्टेट जो है लॉ बनाते समय इसको ध्यान रखेगी। तो जिसको उसको इन्फोर्स कराना है उसके लिए क्या बना दिया है, एक्ट बना दिया है, क्योंकि एक्ट इन्फोर्सेबल होगा। आप 226 देख रही हो, 226 में क्या है, आर्टिकल 226 में बताओ, फंडामेंटल राइट। सर सुनिए, मेरी बात सुनो, फंडामेंटल राइट और एनी अदर राइट। मान लो फंडामेंटल राइट इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, तभी आप जा सकती हो हाई कोर्ट 226 में जा सकती हो। और एनी अदर राइट, कोई भी विधिक अधिकार है, लीगल राइट, कोई भी लीगल राइट आपको मिला है और इन्फोर्सेबल नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ जाओगे, बताओ, बोलो, कहाँ जाओगे इन्फोर्स कराने के लिए। सर 226 में जाएंगे। हाँ, हाई कोर्ट जाओगे ना, 226 में कहाँ जाया रहता है जी, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जहाँ पे आप हो, जहाँ पे उसका जुरिडिक्शन है, हर स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट है, तो वहां पे आप अप्लाई करोगे। तो ये कह रहा है कि अगर जो है, तो ये सेंट्रल स्तर पे आप देखोगे कि सेंट्रल स्तर पे बनाया गया नालसा, मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। स्टेट स्तर पे
स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया है, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाया गया है। बोलो, नाम सुने कि नहीं आप लोग? सुने हो? बोलो जी, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? जी सर। सुने हो? अंजलि सुनी हो? जी सर सुने। हाँ, आपके यहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। मेरी आवाज तो सही आ रही है, आप लोग को मेरी आवाज कैसी आ रही है? आवाज फुल भी है यहाँ से। सही है सर। हाँ, एकदम साउंड एकदम 100% फुल कर लिया। 80% था, 100% कर लिया। अब और तेज आवाज आएगी। इसके लिए नालसा बनाया गया है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाई गई है, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाई गई, मतलब बनाई गई। हर जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिले लेवल काम करता है, स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी जो है एक्ट बनाया गया है। देखो, एक ही बनाया गया। इस एक्ट के तहत जो है 3 जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की स्थापना की गई है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट, और हर राज्य में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है। अथॉरिटी है, एक्ट नहीं है, मतलब अथॉरिटी है, और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इस तरह से एक किसको इन्फोर्स करने के लिए बनाया गया है? किस आर्टिकल को? सोनल, किस आर्टिकल को बनाया गया है? 39A। हाँ, 39A। इस पे एक केस है, सेंटर ऑफ लीगल रिसर्च वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, AIR 1986। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीगल हेल्प के लिए, इनको इन्फोर्स करने के लिए राज्य को जो है NGO होते हैं, उनको जो है 1939A के उद्देश्य को पूरा करने के लिए NGO को राज्य को क्या करना चाहिए? मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए और हेल्प करना, सहायता करना चाहिए। तभी तो, अगर जो मान लो जो लीगल रिसर्च है, जैसे जो NGO है वो किस पे काम करता है? कोई NGO लीगल एजुकेशन पे काम करता है, मतलब कि लीगल अवेयरनेस पे काम करता है, तो उसको आप अगर सरकार एड देगा, सरकार अगर उसको सहायता देगा, तभी तो घूम के लीगल एडवाइस देगा। नहीं तो कौन अपने पैसे से देता है आज के ज़माने में? सरकार सहायता देगा तो देगा। तो इसी केस में कहा गया कि सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसे NGO जो लीगल अवेयरनेस फैलाते हों, ऐसे NGO को सरकार को क्या करना चाहिए? 39A के अनुसार उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए। इस केस में बोला गया। अब जो है आते हैं 40 में। 40 क्या कहता है? सर प्लीज केस का नाम रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, इस केस का नाम है सेंटर ऑफ लीगल रिसर्च, सेंटर ऑफ लीगल रिसर्च वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट 1322। इस केस का पूरा नाम है। इसमें बोला कि जो लीगल अवेयरनेस कर रहे हैं, ऐसे जो NGO हैं, उनको जो है 39A के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इनको हेल्प करना चाहिए, इनको अवार्ड देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। तभी तो और ज्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे कि देखो हमने पिछले साल इतने लोगों को अवेयरनेस किया, लीगल अवेयरनेस फैलाया, लीगल एड दिया, हमें देखो सरकार ने पुरस्कार दिया है, हमें सरकार ने सम्मानित किया है, हम और ज्यादा करेंगे तभी तो करेंगे। जो पुरस्कार मिलता है उससे लोग प्रोत्साहित होते हैं काम करने की, और ज्यादा इच्छा होती है। अब आते हैं 40 में। 40 क्या कहता है? वो विलेज की बात करता है, विलेज पंचायत की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। एक कौन करेगा? स्टेट करेगा, राज्य करेगा, ठीक। और एक क्या होगा? एक ऐसा होगा सेल्फ गवर्नमेंट होगा, फंक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आप देखोगे किसके लिए जो है ग्राम पंचायत के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कोई बताएगा? 11 से नेट में क्वेश्चन पूछा था एक बार, मैं दिया था पेपर। 11 से पता है क्या क्वेश्चन पूछा था नेट के पेपर में? हाउ मेनी एंट्री इन शेड्यूल 11? 11 में कितनी एंट्री दी गई है, सूची दी गई, लिस्ट दी गई है
जिसपे जो है एक ग्राम पंचायत जो है लॉ बना सकता है। मैं अपने ग्राम प्रधान को बोला था, आपको पता नहीं होगा, आपको इतने सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार है। आप चाहो तो अपने ग्राम सभा के लिए इतने विषयों पे आप, जैसे संसद कानून बनाती है वैसे आप ग्राम प्रधान अपने ग्राम पंचायत के लिए कानून बना सकते हो। अरे हमको इससे क्या मतलब है, हम कानून बनाए कोई मानेगा, हम क्या मानेगा, क्यों नहीं बनाओ तो आप बनाते नहीं, जानते नहीं कि हमें कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। आपका ग्राम प्रधान कितने विषय पर कानून बना सकता है सोनल, बताओ। अंजलि कितने विषय कभी पढ़ा नहीं है आंसर जी। आपको याद होना चाहिए कि किस सूची में कितने विषय हैं। 29 सब्जेक्ट हैं। 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं जिस पे कानून बना सकते हैं आप ग्राम प्रधान, बताओ। 29। और इसके साथ आपको वो भी याद रखना है, नगर पंचायत जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं उसके लिए प्रोविजन कहाँ पे है, बताओ, बोलो कहाँ पे है? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में। 12वीं हाँ, अनुसूची। 12वीं अनुसूची में जो आपका चेयरमैन है, आप अगर आप नगर पंचायत से आते होगे तो चेयरमैन होगा। तो चेयरमैन कितने सब्जेक्ट पे बना सकता है? ग्राम पंचायत के लिए 29 दिया गया, 29। चेयरमैन के लिए कितना दिया गया पता है आपको? 3। कितने विषय कानून बना सकता है? 18। आप उसको विषय याद कर लीजिए, कौन कौन से विषय मतलब होते हैं। ये पूछा गया नेट के पेपर में। मैं जब दिया था पेपर जिस पर मैं JRF हुआ था, उसी बार पूछा था कि कितने मतलब सब्जेक्ट हैं 11वीं अनुसूची में। ठीक है, याद रहेगा, बोलो जी जी। हाँ। अब आते हैं 41 पे। 41 क्या कहता है? 41 जो है सर्टन केसेस बताता है जिसमें जो है वर्क, एजुकेशन और पब्लिक हेल्प पाने का अधिकार है। राज्य को क्या वर्क, एजुकेशन, पब्लिक हेल्प किसको? और एजुकेशन, वही वर्क, एजुकेशन, 3 चीजें हैं, वर्क, एजुकेशन, पब्लिक हेल्प। पब्लिक हेल्प इसमें जो है राज्य को क्या किया गया है, जो डिसेबल हैं या कोई अन्य मतलब अनर्हताएं हैं, इसके अभाव में जो है लोग सहायता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो ये तीनों सहायता राज्य क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। सबको नहीं कराएगा। जो आर्थिक सामर्थ्य यानी जो आर्थिक रूप से असमर्थ हों, डिसेबल हों, उनको जो है ये ऐसा राइट देगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें 3 चीजें हैं। क्या करेगा? वर्क देगा, एजुकेशन देगा और पब्लिक हेल्प देगा। किसको? जो डिसेबल होंगे और जो मतलब जो अन्य किसी कारण से अयोग्य होंगे, लोग सहायता नहीं प्राप्त कर पा रहे होंगे, एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे होंगे, वर्क नहीं प्राप्त कर रहे होंगे, उनको देगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है 42 से। जब हम LLM के एंट्रेंस दिए थे BHU का, तो 42 से सीधे आया था। जो सीधे पूछा था, आप लोग याद रखिएगा, जो मैटरनिटी रिलीफ होता है किस आर्टिकल में मिला हुआ है, बताओ? मैटरनिटी रिलीफ 42 में। देखो इसमें 2 चीज है, दोनों में से कोई पूछे 42 में मारना है, और कुछ लिखा ही नहीं है। एक लिखा है कि प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर ऑफ वर्क, जो मतलब कि वर्कर है ना, उनको जो है काम करने के लिए कैसा कंडीशन, मतलब कि न्याय संगत और मानवोचित। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मतलब कि काम करने के लिए कैसा कंडीशन, न्याय संगत और मानवोचित दशा। किस अनुच्छेद में है बताओ? अगर पूछ देगा कि किस अनुच्छेद में जो है ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात है, ह्यूमन कंडीशन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात की गई है, तो क्या बताओगे आप लोग, बोलो? आर्टिकल 42। हाँ, अगर पूछ देगा मैटरनिटी रिलीफ जो है, प्रसूति सहायता जो है, कहाँ पे है, क्या बताओगे? 42। ये LLM के इंटरेस्ट में पूछा था BHU का। जब अब तो CUT हो रहा है ना, अब CUT हो रहा है ना, जब CUT नहीं होता तो LLM के इंटरेस्ट में पूछा था। हर जगह पूछता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, मैटरनिटी रिलीफ जो है, अभी आपको तो आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे तो चाइल्ड केयर लीव मिलता है। पता है कितने साल के लिए? फीमेल को मिलता है 730 दिनों के लिए। 2 बच्चे उनके जब तक 18 साल के नहीं हो जाते हैं
तब तक चाइल्ड केयर लीव मिलता है बच्चों को देखभाल करने के लिए। 730 दिन होगा, 18 साल में समझो 730 दिन, तो आप वैसी छुट्टी ले लोगे। इतनी छुट्टी है, उसके बाद से कि बहुत सारे रिलीफ मिलते हैं। ये सब कहाँ पे दिया गया है? 42 में दिया गया है, ठीक है, 42 हो गया। उसके बाद से लिविंग वेजेस फॉर वर्कर, जो वर्कर हैं 43 में आ जाएंगे हैं, 42 खत्म हो गया, 42 में कुछ नहीं, इतना ही है। दो चीजें हैं, आप लोग याद रखिएगा, ह्यूमन कंडीशन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, और दूसरा है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन है, और दूसरा है, दूसरा क्या है? मैटरनिटी रिलीफ है। दोनों कहाँ पे? 42 में है। अब 43 में आ जाते हैं। 43 क्या कहता है कि जो वर्कर है ना, उनको लिविंग वेजेज, जो मतलब लिविंग वेजेज होंगे, मिनिमम वेजेज होंगे। आप, मैं भी बताया ना कि वहां पे भी दिया हुआ है लिविंग वेजेज के बारे में। कहाँ पे बताया? समान वेतन कहाँ पे? इक्वल पे, इधर बताया था ना, क्या नाम है? 49D। हाँ 49D बताया था ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वहां तो इक्वल पे दोनों की बात करी, दोनों को समान मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है 43 में कि मिनिमम वेजेस की बात कर रहा है। जो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम मतलब एक मजदूरी होनी चाहिए, उसके लिए राज्य एक उपबंध करेगा। इसलिए आप देखो होगी कि हर राज्य में जो है न्यूनतम वेतन मजदूरी अधिनियम जो है बना हुआ है। और आप देखोगे निर्वाह मजदूरी भी है, अवकाश का संपूर्ण उपभोग, सब में जितने भी कंपनियां होंगी वहां पे देखते हो एक दिन छुट्टी मिलती ही मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? वीक में एक दिन से छुट्टी। अवकाश का भी उपबंध की बात कर रहा है। एक जब अवकाश की बात हो रही है तो अवकाश के बारे में पूछ लेता है, अवकाश का उपबंध कहाँ से किया गया है? जो छुट्टी मिलती है ना हम लोग को, हर सप्ताह में रविवार को छुट्टी मिलती है, तो रविवार को जो छुट्टी होती है, संडे, मतलब कि यहाँ सरकारी छुट्टी तो रविवार को होती है, और कंपनी अपने अनुसार एक दिन बंद करता है, संडे को बंद करेगा या किसी दिन बंद करेगा। तो ये छुट्टी का उपबंध जो है, हॉलीडे का प्रोविजन कहाँ पे दिया गया है? बताएगा कोई? आर्टिकल 43 सर। 43 में तो ये है, क्या बोलता है डीपीएसपी में है कि मतलब अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं, ये सब है। लेकिन मैंने लॉ की बात किया है, ये तो इन्फोर्सेबल नहीं है ना। NIA 20, हाँ NIA एक्ट में 25। हाँ वेरी गुड, NIA एक्ट के 25 है छुट्टी का उपबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई आपसे पूछेगा आप लॉ किए हो, बताओ छुट्टी जो होती है वो किस एक्ट के अंतर्गत होती है? जो भी हॉलीडे होता है, हॉलीडे कोई भी जो घोषित होता है सरकार, NIA के जो NIA मतलब बताओ इसका पूरा नाम बताओ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हाँ, इसके जो है सेक्शन 25 के अनुसार ही कोई भी छुट्टी डिक्लेयर करती है सरकार। याद रखिएगा आप लोग, कहीं भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है कि जो छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है, उसके बारे में प्रावधान कहाँ पे दिया गया है, किस अधिनियम के किस धारा में दिया गया है? तो NIA एक्ट 8081 का एक्ट है, उसके सेक्शन 25 में दिया गया है, ठीक है। इसमें एक चीज और दिया गया है, एक कुटीर उद्योग होता है, मतलब उसको भी प्रमोट करेगा कौन? सरकार। आप देखते हो आप लोग कि कुटीर उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए सरकार क्या करता है? लोन देता है। तो प्रमोट करने के लिए तो गांव में कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग के लोग बेरोजगार न रहे हैं, इसके लिए भी सरकार लोन देता है। ये सब प्रमोट करने के लिए देता है। कहाँ पे दिया गया? 43 में दिया गया है। और 43A में भी बहुत पूछता है, 43A और 43B दोनों पूछता है। 43A में क्या है बताओ, जल्दी से खत्म करेंगे, कुछ है नहीं, 10 मिनट में खत्म करेंगे। 43A में क्या है? 43A में है कि जो वर्कर होंगे ना, उनको मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का प्रोविजन करता है कि जो पार्टिसिपेशन होगा उसमें वर्करों का भी होगा। उसके लिए राज्य जो है लॉ द्वारा या कोई अन्य प्रोविजन करेगा, ये पूछता है। 43 में यही पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आप क्या बताओगे?
43 एक किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? अंजलि बताओ। 42nd अमेंडमेंट सर। वेरी गुड, मैंने बताया ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो बहुत सारे प्रोविजन ऐड किए गए हैं, तो ये भी वाला जो 43A है इसको भी तभी ऐड किया गया। अब एक अगला क्वेश्चन आता है 43 का सब क्लास बी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोशन की बात कर रहा है। अभी देखिएगा, हम अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव हुआ है यूपी में, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी हर जगह बना हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोशन की बात कर रहा है। तो किस अनुच्छेद में है? 43 के अनुच्छेद 43B में है। इससे क्वेश्चन आता है कि इसको कब ऐड किया गया बताओ? 97 अमेंडमेंट। हाँ 97 अमेंडमेंट ईयर बताओ? 2011 सर। हाँ 2011 में ऐड हुआ है। भूलेगा कभी नहीं भूलना चाहिए। अब बताओ, अब ये खत्म हो गया, इससे इतना ही पूछता है। अब आता है 44 आपको याद होगा कि राज्य जो है भारत राज्य क्षेत्र के समस्त क्षेत्र में क्या करेगा? एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, एक कॉमन सिविल कोड। इतना ही है। कॉमन सिविल कोड जो है केवल गोवा में लागू था, अभी हाल ही में पिछले महीने उत्तराखंड ने अपना यहाँ एनफोर्स कर दिया, बना दिया। और इस पे पहला केस है जिसमें बोला गया कि सरकार को निर्देश दिया कि वो नागरिकों के लिए समान सिविल कॉमन सिविल कोड बनाए, और अभी तक सरकार नहीं बनाया। और कौन सा केस है? बहुत ही फेमस केस है, बताओ किस केस में? सरला मुद्गल केस सर। हाँ वेरी गुड, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब का केस है बताओ? कब का केस है? बोलो जी, कब का केस है? 1995 का केस है। कब का केस है? 1995। हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि सभी नागरिकों के आप क्या करिए? एक समान सिविल कोड बनाइए, जिससे क्या हो, क्योंकि ऐसा करना की रक्षा, जो विक्टिम है ना उसको भी रक्षा के लिए, और भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रमोशन की दृष्टि से भी ऐसा आवश्यक है, इस केस में बोला गया। और इससे भी बहुत सवाल पूछता है। 44 हो गया। 45 में जैसे कि बच्चे गलती मारते हैं 6 वर्ष से, अभी आप लोग देखेंगे कि हर जगह जो है आंगनबाड़ी के कंसेप्ट हुआ है। आंगनबाड़ी है आपको यहाँ? आंगनबाड़ी है आपके यहाँ? आप लोग के यहाँ स्कूल जो इसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी जिसमें दरिया और ये मिलता है? जी सर। है? जी सर। तो वो किस अनुच्छेद के तहत स्थापित हुआ है? जो सर सहायता 45 के अकॉर्डिंग। हाँ 45 के अकॉर्डिंग। 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रहे शिक्षा को उपवन, तो उसमें दरिया मिलता है, पता नहीं और क्या क्या सामान आता है। तो ये जो है यहाँ 6 वर्ष से कम। अब इसमें अगर आप डीपीएसपी नहीं पढ़ोगे तो अच्छे से इतना डिटेल में क्वेश्चन पता है कैसे आता है? शिक्षा को उपवन किया गया है, बच्चों के लिए शिक्षा का उपवन, एज नहीं देगा, बच्चों के लिए शिक्षा को उपवन किया गया है अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 51A के में। लास्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ एबव, चौथा। इसमें क्या होगा बताओ? ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव होगा। तो पूरा नहीं पढ़ोगे तो नहीं मार पाओगे। बच्चे क्या मारते हैं? जो पूरा नहीं मार पाते हैं, पढ़े रहते हैं। इसका केवल 21 नहीं मार के चले आएंगे। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। और अभी मैं एक क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेजा हूं, इसको एक क्वेश्चन करा के मैं बंद करूंगा। हाँ, अभी आप लोग को समझ में आएगा कैसे पढ़ना है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप लोग क्वेश्चन खोलिए, फिर मैं बंद करूँ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू भेजा हूँ, इसको आप लोग ओपन करिए। पहला क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ऐसे ही पूछता है पेपर में, नेट का सब क्वेश्चन पूछा हुआ। इसको करा के फिर मैं बंद करूंगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा। कल जो है हम 46 से पढ़ाएंगे, 46 से लेकर फंडामेंटल ड्यूटी तक। कराएंगे इससे, और हम होमवर्क दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, और दूसरा क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक जो है
इसमें आंसर भी तो है, आंसर भी तो दे दिया है। आंसर नहीं शेयर करना चाहिए था आप लोगों को। जो पहला क्वेश्चन है, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी का भी हाल ही में डेथ हुआ है, पता है ना आप लोगों को? बोलिए। Yes, sir. विवेक आप गए जस्टिस के एस सर जस्टिस के एस पुट्टास्वामी का हाल ही में डेथ हुआ है। तो जो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी में जो है राइट टू प्राइवेसी आया था, तो राइट टू प्राइवेसी को किस केस में, किस मतलब कौन सा ऐसा केस है जिसमें जो है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट वाज नॉट ओवररूल बाय द जजमेंट इन केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा का केस है, खरत सिंह का केस है, स्टेट ऑफ यूपी का केस है, एडीएम जबलपुर का केस है, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। इसमें जो है किस केस को जो है ओवररूल नहीं किया गया था और सभी को ओवररूल कर दिया गया था? बताओ। बोलो बोलो जी, किस केस को ओवररूल नहीं किया गया था? आंसर भी आप लोग देख लो, नहीं अगर याद आ रहा है तो आंसर भी तो भेज दिया हूं मैं। इस सभी केस को आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं आया अभी। क्वेश्चन नहीं आया है, ग्रुप में डाल तो दिया हूं मैं, ग्रुप में पहले का डाला हूं। 6:42 पे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। हाँ, नीचे आंसर दिया हुआ है। जितने इसमें क्वेश्चन है ना, सब आपको याद होना चाहिए। और जितना मैं आज नोट्स भेजा हूँ, अगर आपको जीआरएफ होना है तो नोट्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जीआरएफ कोई रोक नहीं पाएगा, जीआरएफ और सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। नोट्स आप लोग देखेंगे नहीं, कुछ फर्स्ट पेपर के भी बहुत सारे भेजा हूँ, बहुत सारा क्या फुल नोट्स भेजा हूँ, और लॉ का भी फुल नोट्स भेजा हूँ, देखें आप लोग। सोनल, अंजलि, सर अभी ओपन करके नहीं देखे हैं, अब देखेंगे सर क्लास के बाद। हाँ, सब आप ही लोग के लिए भेजा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो आज का क्लास ओवर हुआ है क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट हो गया। अब कोई डाउट हो आज की क्लास का तो पूछिए 2 मिनट में। कोई डाउट है तो पूछिए। मैं 45 तक पढ़ा चुका, कल से 46 से लेके 51A तक पढ़ाना है, क्योंकि मैं तो पढ़ा दूं एक ही बार सब, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए, इसलिए अभी मैं धीमा चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? इतना भी तेज नहीं चल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है अंजलि? जी सर, समझ आ रहा है। कोई भी ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आए? इक्वल पेपर इक्वल और कहाँ पे है? 39D क्लोज में सर। और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल मेल एंड फीमेल कहाँ पे है? लाइवहुड में, मतलब जीवन यापन में। सर क्लोज 1 में है, 39 क्लोज 1। 39 का क्लास ABCD लिखा हुआ है ना वहाँ पे? ओके सर जी, ABCD लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ वही बोलना है, क्योंकि हम लॉ वाले हैं ना। अगर 1 लिखा हुआ है, जैसे CPC पढ़ते हैं, CPC में क्या है 2-1, 2-2, 2-3 ऐसे है ना। वही कंटेंट पढ़ते हैं तो उसमें डिफिनेशन में क्या है 2A, 2B, 2C ऐसे है ना। बताओ आप, बोलो। जी सर। जहाँ पे जो लिखा हुआ है वैसे हम बताएंगे ना। ओके सर। हाँ, तो जैसे लिखा हुआ ऐसे बताना है अपन को, ठीक है? तो A हो गया। और बताओ इक्वल जस्टिस कहाँ पे है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कहाँ पे है? बताओ अंजलि। सर 39A में सर। हाँ, इसके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है इसको इन्फोर्स करने के लिए? सर नालसा 1987। वेरी गुड। जो भी आज पढ़ाया हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन और अर्थ की लो जो आपको ना समझ में आया? और आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? जी सर, बना रहे हैं। हाँ, आप लोग नोट्स बनाते जाइए, और जितना भी मैं मैटर भेजता हूँ सब आप लोग उसको अच्छे से तैयार कीजिए। पूरी आशा है कि आप लोग सब कोई जीआरएफ होगा, जो मेहनत करेगा, जो नहीं करेगा मेहनत। ठीक है, फिर रखें, आज की क्लास खत्म करें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। सोनल।
रेगुलर क्लास करना है ना? रेगुलर क्लास में देख लेना फायदा है कि नहीं है। जी हाँ जी। ठीक है, फिर रखते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते।